Hello guys, how are you all? I hope you all are good. So don't forget subscribe my channel with your friends and like and share also. Today we will discuss section 20 of Rajasthan Rent Control Act. सेक्शन 20 जो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स यानी आदेशों का निष्पादन। ये सीपीसी में कहाँ पर है? सीपीसी के ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 20। जहां किराया अधिकरण किसी भी पक्षकार के आवेदन पर विहित रीति से इस अधिनियम के अधीन पारित किसी अंतिम आदेश या किसी भी अन्य आदेश का निष्पादन निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक रीतियों को अंकित करके करेगा। मतलब इसका सब क्लोज 2 बता रहा है कि कौन से मोड होंगे, ये मतलब किस रीतियाँ कौन सी होंगी जिनके द्वारा एग्जीक्यूशन कराया जा सकेगा। सब क्लोज 1 बता रहा है मोड। अब देखते हैं क्या क्या है इसके मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। नंबर 1 है विरोधी पक्षकार की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा कराया जा सकेगा। और बी है विरोधी पक्षकार की गिरफ्तारी और निरोध द्वारा गिरफ्तार करके कराया जा सकता है, उसको निरोध करके कराया जा सकता है। विरोधी पक्षकार के किसी भी एक या अधिक बैंकों खातों की कुर्की और ऐसे खातों में से संदत्त की जाने वाली आदेशों की रकम की तुष्टि द्वारा, मतलब अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट्स ऑफ अपोजिट पार्टी। ठीक है। और डी है किसी सरकारी कर्मचारी या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कंपनी के कर्मचारी के वेतन और भत्ते की कुर्की। मतलब यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके वेतन और भत्ते की भी कुर्की करके कराया जा सकता है। और ई है आदेशों के निष्पादन के लिए किसी भी अधिवक्ता की ऐसी पारिश्रमिक पर जैसा नियत किया जा सके कमिश्नर के रूप में नियुक्ति करके या अधिकरण या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करके, मतलब यदि किसी अधिवक्ता की ऐसी पारिश्रमिक पर जैसा वो नियत किया जा सके कमिश्नर के रूप में नियुक्त करके या अधिकरण या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करके किया जा सकता है। प्रार्थी को परिसर के कब्जे का प्रदाय करके किया जा सकता है। मतलब ये कि जो एप्लीकेंट है उसे पोजीशन डिलीवर करके किया जा सकेगा। सेकंड है अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित किसी अंतिम आदेश या अन्य आदेश के निष्पादन की, ये सब क्लोज 2 है जो कह रहा है अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित अंतिम आदेश या अन्य आदेश के निष्पादन के क्रम में स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय या पुलिस की सहायता की अपेक्षा कर सकेगा। मतलब जो ट्रिब्यूनल है वो जो एग्जीक्यूशन है उसे किस तरह से करा सकेगा? हेल्प लेकर। हेल्प किसकी लेगा? किसी भी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय या पुलिस अधिकारी की सहायता की अपेक्षा कर सकेगा। यदि किराएदार कब्जे की पुनः प्राप्ति के प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से 3 मास के भीतर परिसर को खाली नहीं करता है तो वह कब्जे की पुनः प्राप्ति के प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से निवासीय प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसरों की दशा में किराए के 2 गुने की दर से, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसरों की दशा में किराए के 3 गुने की दर से और धारा 16 के अधीन तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र जारी होने की दशा में किराए के अंतकालीन लाभों का भी संदाय करने के लिए दायी होगा। मतलब ये क्या कह रहा है? यदि किराएदार पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 3 मास के भीतर परिसर को खाली नहीं कर रहा है तो क्या होगा? वह निवासी प्रयोजनों के लिए किराएदार के परिसरों की दशा में 2 गुने की दर से, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसरों की दशा में 3 गुने की दर से और धारा 16 के अधीन तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति के प्रमाण पत्र जारी हो जाने की दशा में किराए के 3 गुना की दर से मिशन प्रॉफिट जो उसे स्त्री ये कह रहा है कि यदि किराएदार 3 माह के भीतर परिसर को खाली नहीं करता है प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से, तो यदि परिसर निवासी प्रयोजनों के लिए है तो 2 गुने की दर से, और यदि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए है दिया गया है तो 3 गुने की दर से, और धारा 16 के दिन तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति के प्रमाण पत्र के जारी हो जाने की दशा में किराए की 3 गुने की दर से। 16 में हमने क्या देखा था? ये निवासीय प्रयोजन और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अलग अलग देखे थे हमने, वहाँ भी 3 गुने की दर से है तो मिशन प्रॉफिट प्राप्त कर सकेगा। मतलब जो उसे मिलना चाहिए था और नहीं मिला उसे प्राप्त कर सकेगा। और ये हमने सीपीसी में कहाँ देखा है? मिशन प्रॉफिट 2/12 डेफिनेशन में
सबक्लॉज 4 बात करता है किराया अधिकरण। इस अधिनियम के अधीन पारित किसी अंतिम आदेश या किसी भी अन्य आदेश के संबंध में संक्षिप्त रीति से निष्पादन कार्यवाही संचालित करेगा। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है? संक्षिप्त रीति यानी समरी मैनर की बात कही गई है। और इस अधिनियम के अधीन निष्पादन के आवेदन का निपटारा विरोधी पक्षकार पर नोटिस तामील किए जाने की तारीख से 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। यहाँ 2 बात की गई है। प्रोसीजर कैसे होगा? समरी प्रोसीजर होगा। और कितने दिन के भीतर डिस्पोज किया जाएगा मामले को? 45 डेज के भीतर। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कब्जे की पुनर्प्राप्ति की प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील या अन्य कार्रवाई फाइल किए जाने से किराएदार उपधारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट दरों पर अंतकालीन लाभ के संदाय के उसके दायित्व से नहीं बच सकेगा। सेक्शन 21 जो क्या बताता है? वो प्रोसीजर और पावर्स के बारे में बताता है रेंट ट्रिब्यूनल्स एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल्स की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियाँ क्या होंगी? देखते हैं। किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण के समक्ष प्रत्येक मामले में साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जाएगा। पहली बात क्या बोली है कि जो एविडेंस ले जाएगा वो शपथ पत्र पर लिया जाएगा। तथापि किराया अधिकरण या अपील किराया अधिकरण जहाँ उसे यह प्रतीत हो कि परीक्षा या परीक्षा के लिए किसी साक्षी को बुलाना न्याय के हित में आवश्यक है और ऐसे साक्षी को पेश किया जा सकता है, तो उसे किसी साक्षी की परीक्षा या परीक्षा की हाजिरी का आदेश दे सकेगा, यानी समन ले सकेगा। एविडेंस कैसे लिया जाएगा ये बता रहा है 21 सबक्लॉज 1। सबक्लॉज 2 के अकॉर्डिंग किराया अधिकरण के समक्ष अर्जीदार द्वारा फाइल किए गए दस्तावेज उसके द्वारा प्रदर्श 1 और प्रदर्श 2 और इसी प्रकार आगे लाल स्याही से स्पष्टतः चिन्हित किए जाएंगे। जो दस्तावेज होंगे वो किस तरह से चिन्हित किए जाएंगे? प्रदर्श 1 और प्रदर्श 2 और लाल स्याही से बिल्कुल क्लियर यानी स्पष्टतः मार्क किए जाएंगे। और विद्यार्थी द्वारा फाइल किए गए दस्तावेज उसके द्वारा ऐसे ही प्रदर्श A1 और प्रदेश 2 और इसी प्रकार आगे लाल स्याही से स्पष्ट चिन्हित किए जाएंगे। तो प्रत्यर्थी द्वारा भी इसी प्रकार किए जाएंगे। और शपथ पत्रों में दस्तावेज इन प्रदर्श चिन्हों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। जो शपथ पत्र होंगे उनमें भी ये दस्तावेज इसी प्रकार चिन्हित किए जाएंगे, निर्दिष्ट किए जाएंगे। और हस्ताक्षरित शपथ पत्रों में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अन्य भाग दस्तावेज फाइल किए जाने वाले पक्षकार द्वारा A से B या C से D और इसी प्रकार आगे लाल स्याही से स्पष्टतः मार्क किए जाएंगे यानी चिन्हित किए जाएंगे। सबक्लॉज 3 कहता है किराया अधिकरण और अपील किराया अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अभिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होंगे। मतलब जो अपील किराया अधिकरण है वे बाउंड नहीं होंगे किससे? CPC के द्वारा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित और इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अन्य बंदों के अधीन होंगे। लेकिन जो नेचुरल जस्टिस है उसके द्वारा मार्गदर्शित और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अन्य बंदों के अधीन होंगे और उन्हें अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्तियाँ होंगी। उनकी क्या प्रक्रिया होगी? उन्हें वे विनियमित कर सकेंगे और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ उन्हें किसी वाद या किसी अपील का विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं। यानी कि इस अधिनियम के अधीन जो उनके खुद के करते हैं और किसी वाद या अपील का विचार करते समय क्या क्या शक्तियाँ होंगी जो एक सिविल न्यायालय को होती हैं। अर्थात सिविल न्यायालय में कौन सी शक्ति निहित है? नंबर 1 किसी भी व्यक्ति को समन करना, हाजिर कराना, शपथ पर उनकी परीक्षा करना, ये शक्तियाँ होंगी। दस्तावेजों के प्रकटीकरण और उनके पेश किए जाने की अपेक्षा करना, अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना यानी रिव्यू करना, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना और व्यतिक्रम के लिए अर्जियां खारिज करना या उन्हें एकपक्षीय रूप से निश्चय करना। व्यतिक्रम के लिए किसी अर्जी को खारिज करने के किसी आदेश या उसके द्वारा पारित किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना, विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेना, अन्य कोई भी विषय जो भेद किया जाए। और किराया सबक्लॉज 4 है इसका
किराया अधिकरण कोई स्थगन लिखित आवेदन के और कारण लेखबद्ध किए बिना प्रदान नहीं करेगा। जो किराया अधिकरण है ये बात कर रहा है एडजॉर्नमेंट की। हमने कहाँ देखा सीपीसी में, ऑर्डर 17 रूल 1 में। तो स्थगन कब तक नहीं प्रदान करेगा, जब तक कि वह लिखित में न किया जाए, यानी रिटन में होगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो और एडजॉर्नमेंट ओरल में हो सकता है, तो नहीं, ये रिटन होगा। क्वेश्चन 5 कहता है किराया अधिकरण या अपील किराया अधिकरण के समक्ष की कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193(2) के अर्थांतर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक प्रक्रिया समझी जाएगी। मतलब कि जो किराया अपील का अधिकरण है या अपील किराया अधिकरण है, उसके अधीन की गई कोई भी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के अधीन 193, 228, 196 में, मतलब जैसे वहाँ पर दंडनीय है इस तरह से ही समझे जाएंगे। और किराया अधिकरण या अपील किराया अधिकरण मतलब जो झूठे बयान देता है उनको इसी तरह से पनिश किया जा सकता है जैसे आईपीसी में किया जाता है। किराया अपील अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 195 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तो सीआरपीसी की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए क्या समझा जाएगा, सिविल कोड समझा जाएगा, ये कह रहा है। और अब देखते हैं 21 सेक्शन 21A जो बात करता है, ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है और ये बात करता है किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्ति क्या होंगी। तो किराया अधिकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई अर्जियों या आवेदनों को ग्रहण करने, उनकी सुनवाई और विनिश्चय करते समय या दी गई सूचना के संबंध में किराया प्राधिकारी के संबंध में किराया अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में धारा 21 में अंतर्विष्ट बंद यथाशक्य परिवर्तनों सहित उसी भांति लागू होंगे मानो शब्द किराया अधिकरण जहाँ कहीं भी उसमें आए हों उसके स्थान पर शब्द किराया प्राधिकारी प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। तो ये क्या कह रहा है कि किराया प्राधिकारी के संबंध में किराया अधिकरण की प्रकृतियों और शक्तियों के बारे में धारा 21 के बंद यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी भांति लागू होंगे मानो शब्द किराया अधिकरण जहाँ कहीं भी उसमें आए हों वहाँ पर उसके स्थान पर किराया प्राधिकारी, किराया अधिकरण के स्थान पर मानो किराया प्राधिकारी प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। ये कह रहा है सेक्शन 21A। सेक्शन 21A कुछ ज़्यादा खास बात नहीं कह रहा है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है 21 का। मतलब कि ये कह रहा है कि किराया प्राधिकारी की क्या शक्तियाँ क्या प्रक्रिया होंगी, वही होंगी जो 21 में दी गई हैं, उसका कॉपी पेस्ट एज इट 21A में होगा। अब चलते हैं 22 की तरफ, जो सिर्फ बात करता है मॉडल फॉर्म यानी शेड्यूल के बारे में बताता है। अब जब पढ़ते हैं न्यू चैप्टर 5A जो कि अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। और क्या कहता है 5A, किसी किराया प्राधिकारी की नियुक्ति, किराएदारी करार और किराएदारों की कालावधि के बारे में बताता है। 22A बात कर रहा है किराया प्राधिकारी सूचना द्वारा इसी अधिनियम की धारा 22B, 22F और 23 और 24 के अधीन निर्दिष्ट मामलों में कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किराया अधिकरण की अधिकारिता वाले क्षेत्र के लिए उपखंड अधिकारी से निम्न रैंक यानी एसडीएम से नीचे की रैंक का नहीं होगा कौन, किराया प्राधिकारी। और रैंक के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा, लेकिन कहाँ के होंगे वो, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं सबक्लोज पे कहता है कि किराया प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर किराया अधिकरण के समक्ष होगी। सबक्लोज 2 बात कर रहा है अपील की, कहाँ होगी, अधिकरण के समक्ष होगी, कितने दिन के अंदर होगी, तो ये होगी विदिन 60 डेज। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किराया प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश यदि अपील में उसे किराया अधिकरण द्वारा उलट नहीं दिया जाता, परिवर्तित, रूपांतरित
नहीं कर दिया जाता है अंतिम होगा और उसे किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। सब क्लॉज 3 कह रहा है कि किराया प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश यदि उसके विरुद्ध अपील नहीं की गई है, उसे अपील में उल्टा नहीं गया है, मतलब फाइनल हो गया है, तो उसे किसी भी कार्रवाई में रूपांतरित या परिवर्तित नहीं कर दिया तो वह अंतिम होगा और उसे किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। सो नो सिविल सूट, ऑर्डर फाइनल होगा। अब चलते हैं 22B जो कहता है किराएदारी करार यानी टेनेंसी एग्रीमेंट। तो टेनेंसी एग्रीमेंट कितने दिन के पश्चात होगा? इस अधिनियम या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2017 के प्रारंभ के पश्चात कोई भी व्यक्ति लिखित करार के सिवाय कोई भी परिसर न तो किराए पर देगा और न किराए पर लेगा, और ऐसे करार की विशिष्टियां भूस्वामी और किराएदार द्वारा संयुक्त रूप से अनुसूची डी में विनिर्दिष्ट प्रारूप में किराया प्राधिकारी को संसूचित की जाएंगी। मतलब कि बिना लिखित करार के जो 2017 का अमेंडमेंट आया है राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम, उसके बाद से कोई भी करार लिखित में होगा सिवाय कोई भी परिसर न तो किराए पर देगा बिना लिखित करार के और न ही किराए पर लेगा, और ऐसे किराए की जो विशिष्टियाँ होंगी वो भूस्वामी किराएदार द्वारा जो अनुसूची डी में दी गई है उसी के अनुरूप में प्रारूप में किराया प्राधिकारी को संसूचित की जाएंगी। ये कह रहा है 22B। इस सब क्लॉज 2 कह रहा है कि किराया नियंत्रण अधिनियम का अधिनियम संख्या के प्रारंभ से पूर्व सृजित किराएदारी के संबंध में जहाँ पहले से ही लिखित करार किया गया हो वहाँ उसकी विशिष्टियाँ अनुसूची डी में विनिर्दिष्ट प्रारूप में किराया प्राधिकारी को संसूचित की जाएंगी। यदि पहले ही कोई लिखित करार किया है तो अनुसूची डी में विनिर्दिष्ट प्रारूप में की जाएंगी, और कोई लिखित करार नहीं किया गया हो मतलब ऑरल में है तो भूस्वामी और किराएदार उस किराएदारी के संबंध में लिखित करार करेंगे। तो भूस्वामी और किराएदार फिर बाद में उस किराएदार के संबंध में रिटन में एग्रीमेंट करेंगे और उसकी विशिष्टियाँ अनुसूची डी में निर्दिष्ट प्रारूप में किराया प्राधिकारी को संसूचित करेंगे। अगर लिखित में नहीं किया तो बाद में कर लेंगे और किराया प्राधिकारी को संसूचित करेंगे। परंतु जहाँ भूस्वामी और किराएदार के उपखंड की खंड क के या ख के अधीन संयुक्त रूप से किराएदारी करार की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या खंड ख के अधीन करार करने में विफल रहते हैं, वहाँ ऐसा भूस्वामी और किराएदार ऐसी किराएदारी के बारे में पृथक रूप से विशिष्टियाँ फाइल करेंगे। मतलब यदि वे जो विशिष्टियाँ हैं वो प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं वहाँ ऐसे भूस्वामी और किराएदार ऐसी किराएदारी के बारे में फिर अलग से विशिष्टियाँ फाइल करेंगे। उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक करार किराएदारी के प्रारंभ के पूर्व निष्पादित किया जाएगा। जो करार है किराएदारी के प्रारंभ से पहले ही एग्जीक्यूशन करार लिया जाएगा, और उपधारा 2 के खंड ख के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित करार राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन प्रारंभ के तारीख से 1 वर्ष के भीतर कालावधि के भीतर निष्पादित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है सब क्लॉज 3 कि ये कह रहा है कि यदि इस करार के जो या तो पहले ही करार किराएदारी के प्रारंभ से पहले निष्पादित करा ले जाना चाहिए, और यदि नहीं कराया जाता है तो कितने दिन के अंदर विदिन 1 वर्ष की कालावधि के भीतर निष्पादित किया जाएगा। ये कह रहा है सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 4 बात करता है किराया प्राधिकारी किराएदारी करार के बारे में ऐसी सूचना प्राप्त करने के पश्चात उस करार की विशिष्टियाँ की प्रविष्टि उस प्रयोजन के लिए संधारित रजिस्टर में जिसमें अनुसूची घ के अनुसार विशिष्टियाँ होंगी करेगा और पक्षकारों को रजिस्ट्रीकरण संख्याक उपलब्ध कराएगा। जब किराया प्राधिकारी को सूचना प्राप्त होती है तो उस करार की जो विशिष्टियाँ हैं उनकी प्रविष्टि उस प्रयोजन के लिए संधारित रजिस्टर में लिखेगा और डी के अनुसार जो विशिष्टियाँ होंगी वह करेगा और पक्षकारों को रजिस्टर संख्या जो होगा उपलब्ध कराएगा। कौन? किराया प्राधिकारी। सब क्लॉज 5 बात कर रहा है कि उपधारा 1 और 2 के अनुसार उपलब्ध कराई गई सूचना किराएदारी और उससे संसक्त मामलों से संबंधित साक्ष्य के रूप में ली जाएगी, और इसके अभाव में अनुसूची डी के अनुसार फाइल किए गए ब्यौरों से असंगत करार का कोई भी कथन किराया अधिकारी यथास्थिति अपील किराया अधिकारी के समक्ष तथ्यों के साक्ष्य के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा। मतलब उपधारा 1 और 2 के अनुसार जो उपलब्ध कराई गई सूचना किराएदारियों से संसक्त मामलों से संबंधित साक्ष्य के रूप में ली जाएगी, और
इसके अभाव में अनुसूची गृह के अनुसार फाइल किए गए ब्यूरो से असंगत करार में कोई भी कथन जो डी के अनुसार जो ब्यौरे थे उनसे भी अगर कोई कथन असंगत है तो किराया अधिकारी यथास्थिति अपील किराया अधिकारी के समक्ष तथ्यों के साक्षी के रूप में उन्हें ग्रहण नहीं किया जाएगा जो अनुसूची डी से असंगत है। सिर्फ ये कह रहा है सब क्लोज 5। सब क्लोज 6 कह रहा है किराया प्राधिकारी उपधारा 4 के अधीन उपलब्ध कराए गए रजिस्ट्रेशन संख्यांक सहित समस्त किराएदारों के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के आवंटन से 15 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में और रीति से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। जो रजिस्ट्रीकरण संख्यांक होगा ना, नंबर, रजिस्ट्रीकरण नंबर और समस्त किराएदारी के जो ब्यौरे हैं, कौन किराया प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के आवंटन से जो रजिस्ट्रीकरण का जो संख्यांक का आवंटन किया है उसके 15 दिन के भीतर विहित प्रारूप में और रीति से अपनी वेबसाइट पर वह उपलब्ध करेगा। ये कह रहा है सब क्लोज 6। सेक्शन 22C कह रहा है किराएदारी की कालावधि। तो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ के पश्चात की गई समस्त किराएदारियां भूस्वामी और किराएदारों के बीच करार पाई गई और किराएदारी करार में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर होंगी। जो 2017 के अमेंडमेंट के प्रारंभ से के पश्चात की गई जो समस्त किराएदारी भूस्वामी और किराएदार के बीच करार पाई गई और किराएदार करार में विनिर्दिष्ट कालावधियों के अनुसार होंगी। क्या? किराएदारी की कालावधि। 22C बात करता है किराएदारी की कालावधि। तो किराएदारी की कालावधि क्या होगी? वे आपस में लैंडलॉर्ड और टेनेंट विनिश्चित कर सकेंगे। जो करार में जो भी अवधि पाई जाए वह होगी। सब क्लोज 2 बात करता है किराएदारी करार में करार पाई गई कालावधि के भीतर किराएदारी कालावधि की समाप्ति से पूर्व किराएदारी के नवीकरण या विस्तार के लिए भूस्वामी को प्रस्ताव कर सकेगा और यदि भूस्वामी उससे सहमत हो तो पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों पर भूस्वामी के साथ एक नया किराएदारी करार कर सकेगा। यदि जो किराएदारी करार में पाई गई कालावधि के भीतर किराएदारी कालावधि की समाप्ति से पहले, ठीक है, या तो उससे के भीतर या उससे पहले किराएदारी की नवीकरण, फिर वो किराएदारी का कोई नवीकरण चाहता है, उसका विस्तार करना चाहता है तो उसके लिए भूस्वामी को प्रस्ताव कर सकेगा। कौन? किराएदार यानी टेनेंट। और भूस्वामी उससे सहमत हो तो पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों पर भूस्वामी के साथ एक नया किराएदारी करार कर सकेगा। मतलब यदि टेनेंट को लग रहा है कि मान लीजिए 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए किराएदारी का एग्रीमेंट हुआ था और उसे आगे बढ़ाना चाहता है तो वह भूस्वामी से प्रस्ताव कर सकेगा और वह अगर उससे सहमत है तो नई किराएदारी का करार कर सकेंगे। कह रहा है सब क्लोज 2। अब चलते हैं सब क्लोज 3। कहता है यदि नियत अवधि की किराएदारी समाप्त हो जाती है और उसका नवीकरण नहीं किया गया है या ऐसी किराएदारी की समाप्ति पर किराएदार द्वारा परिसर खाली नहीं किया गया है तो किराएदारी उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जो समाप्त हो चुके हैं किराएदारी करार में भी अधिकतम 6 मास की कालावधि के लिए मासानुमास आधार पर नवीकृत की गई समझी जाएगी और तत्पश्चात समाप्त हुई समझी जाएगी जब तक कि भूस्वामी द्वारा किराएदार के लिखित करार द्वारा नवीकृत न कर दी जाए। तो ये कह रहा है सब क्लोज 3 कि यदि किराएदारी समाप्त हो जाती है नियत अवधि की और उसका नवीकरण नहीं कराया गया है तो ऐसी किराएदारी पर ही समाप्ति पर किराएदार द्वारा परिसर खाली भी नहीं किया गया है तो वह किराएदारी अधिकतम 6 मास की अवधि कालावधि के लिए मासानुमास आधार पर नवीकृत समझी जाएगी। मतलब मंथ टू मंथ वह बढ़ती रहेगी, ठीक है, और तत्पश्चात समाप्त हुई समझी जाएगी जब तक कि भूस्वामी द्वारा किराए के साथ लिखित करार द्वारा नवीकृत न कर दी जाए और उसके बाद में 6 माह के बाद में वो समाप्त समझी जाएगी और यदि जब तक कि भूस्वामी द्वारा कोई न्यू एग्रीमेंट न कर लिया जाए। अब है चैप्टर 5B। ए तुमने कर लिया है। कतिपय परिस्थितियों में किराए का पुनरीक्षण और कतिपय परिस्थितियों में प्रतिभूति निक्षेप किराए को जमा कराना, मतलब कि रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस etc।
22D बात करता है कर्तव्य परिस्थिति में किराएदारी का पुनरीक्षण, जहां भूस्वामी ने किराएदारी के पश्चात प्रारंभ के पश्चात और किराएदार की सहमति से किराएदार द्वारा अभिमुक्त परिसर में सुधार, परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन जिसमें आवश्यक रूप से की जाने वाली मरम्मत सम्मिलित नहीं है के मध्य व्यय उपगत किया है, वहां भूस्वामी परिसर का किराया ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगा जो कार्य के प्रारंभ से पूर्व उस भूस्वामी और किराएदार के बीच करार पाई गई हो और किराए में ऐसी वृद्धि पूर्ण होने के 1 मास के पश्चात प्रभावी होगा। मतलब सीधी सीधी बात कही गई है किराए का बढ़ाया जाना। यदि किराया भूस्वामी ने कोई भी एमिनिटीज़ या कोई सुधार किया है, कोई परिवर्तन या संरचना की है उसमें, तो वह यथावश्यक रूप से उसने संरचना की है, उसमें मरम्मत की है, उसी के अनुसार किराया बढ़ा सकेगा। और वह कब से प्रभावी होगा? 1 मास के पश्चात, जब से उसे नोटिस दिया गया है टेनेंट को। सब क्लोज 2 बात करता है जहाँ किसी परिसर का किराया पाए जाने या नियत हो जाने के पश्चात परिसर में वास सुविधाओं या आवासन सेवाओं में घटाव या कमी या ह्रास हो गया है तो किराएदार किराए में कमी करने का दावा कर सकेगा। सब क्लोज 1 बात कर रहा है बढ़ा सकेगा कौन? लैंडलॉर्ड। सब क्लोज 2 बात कर रहा है घटा सकेगा कौन? टेनेंट घटाने के लिए दावा कर सकेगा यदि उसमें परिसर में सुविधाओं में कोई कमी कर दी गई है या ह्रास हो गया है उनका। तो सब क्लोज 3 बात कर रहा है भूस्वामी या तो परिसर और आवास सेवाओं को उसी रूप में ला सकेगा जैसा कि वे किराएदारी के प्रारंभ पर थी या किराए में कमी करने के लिए सहमत हो सकेगा। सब क्लोज 3 इनका कंक्लूजन है 1 और 2 का। या तो भूस्वामी जो सुविधाएं पहले थी उन्हें फिर से दे, नहीं तो फिर जो कमी करी उसमें दोनों डिस्प्यूट हो जाता है, वैसे सुलझ रहा है तो वो कहाँ फाइल करेंगे? अर्जी अपील किराया प्राधिकारी के पास में, और किराया प्राधिकारी से निवेदन कर सकेगा और प्राधिकारी उस विवाद का समाधान करने और भूस्वामी और किराएदार के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का प्रयास करेगा। सबसे पहले जो उसका किराया प्राधिकारी का होगा कि वह उनके समझौते द्वारा ही प्रयास करेगा कराने का। यदि पक्षकारों के बीच ऐसा समझौता नहीं हो पाता है तो वह अभिलेख पर उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर दोनों पक्षकारों को सुनकर समुचित आदेश पारित करेगा। फिर जो उसे ठीक लगेगा वह आदेश पारित करेगा।